कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 3-4 टॉपिक्स गिवन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, 11th क्लास के 12th क्लास के, बोथ द नोट्स आर गिवन देयर। यू कैन डाउनलोड PDF कॉपी फ्रॉम देयर और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें, सो दैट यू कैन एंजॉय द सेशन मोस्ट एंड यू कैन लर्न एट योर बेस्ट। चलिए एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो 3 तरीके के इनर्शिया है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इनर्शिया होता क्या है। तो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होने का अपोज करने वाला एक वर्च्यू, एक फैक्टर, एक कॉज को इनर्शिया कहते हैं। अब स्टेट क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये इसका मतलब एक स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ये एक मोशन की स्टेट में है, ये स्टेट हो गई। तो 2 तरह की स्टेट हो सकती है, रेस्ट की स्टेट हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट की स्टेट में हो गया, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन की स्टेट में हो गया। अब एक एक करके 3 इनर्शिया है। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई रेस्ट की स्टेट में है और उसको आप मोशन की स्टेट में लेके जाना चाहते हो, तो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो अपोज करेगा उसको मोशन की स्टेट में ले जाने का, यानी कि उसकी जो ऑलरेडी जो रेस्ट की स्टेट है उसमें चेंज करने का अपोज करेगा। तो सच इनर्शिया इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए पहले से मोशन में है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अब इसको आप रेस्ट में लेके आना चाहते हो तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन इसको रेस्ट में लाने का अपोज करेगा। तो सच ए थिंग इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो इसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में चेंज करने का अपोज करेगा। तो सच ए थिंग इज, सच ए वर्च्यू इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं, राइट। बस ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इतना ही है। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम क्यों कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं बनता। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहते हैं, इट इज डिफाइंड दिस वे ओनली, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी जगह पे बहुत यूजफुल एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है। तो इसको बार बार हर बार ये बोला जाए कि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, इससे बढ़िया इसका एक नाम रख दिया गया कि ये लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम किसे कहा, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को लीनियर मोमेंटम कहा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो दैट इज वाई लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। तो अब 3 लॉज हैं न्यूटन के। तो सबसे पहला होता है कि इनर्शिया वाला जो है कि अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड है न्यूटन सेकंड लॉ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो और थर्ड वाला है एक्शन रिएक्शन वाला कि भाई एक्शन लगता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट भी बदले में उतना ही रिएक्शन लगाता है। ये थर्ड लॉ हो गया। तो सेकंड लॉ की बात करते हैं डिटेल में। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है पहले, उसके बाद उसका रेट कैलकुलेट किया है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, इनिशियली ऑब्जेक्ट के पास मान लीजिए कुछ मोमेंटम था P1 और फिर वो चेंज होकर के P2 बन गया। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो आप P1 और P2 का डिफरेंस ले लो। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा P से इसको डिनोट कर लिया। अब इसका रेट कैलकुलेट करना है। तो रेट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है कि उसको जितने भी टाइम में वो चेंज आया है मोमेंटम में, उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लो, यानी कि डेल्टा P/डेल्टा T आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। और सेकेंड लॉ इसी तरीके से डिफाइन किया गया था। इसको F इक्वल टू ma की सुटेबल फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, लेकिन वो F इक्वल टू ma रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही डिराइव होकर के आ जाता है ना। अदरवाइज ओरिजिनली ये इसी फॉर्म में था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। इम्पल्स का क्या मतलब है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाई गई है और वो किसी टाइम इंटरवल तक लगाई गई है, 2 सेकंड तक लगातार फोर्स लगाई गई है, 5 सेकंड तक लगातार फोर्स लगाई गई है, तो ये फोर्स क्या करती है, एक इंपल्स इंपार्ट करती है, एक इंपल्स प्रोवाइड करती है, एक इंपल्स उस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करती है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है।
तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इस इम्पल्स को? कैलकुलेट करने का तरीका हो गया, फोर्स जो भी कुछ लगाई गई थी उसको जितने टाइम तक लगाई गई थी उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, F इंटू डेल्टा टी। इट इज डिफाइंड एज इम्पल्स। J से डिनोट कर रहे हैं, किसी अलग अलग बुक में अलग अलग लेटर से डिनोट करते हैं, तो J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, वेयर J is impulse, F is force applied on the object and delta T is the time interval जितने टाइम तक वो फोर्स लगाई गई है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, तो इसको एक सुटेबल फॉर्म में 3-4 लाइन का एक डेरिवेशन आप देखें कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओनली चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। J इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी। तो ये डेरिवेशन एक बार देख लें कि एक तो आप डिफाइन कर सकते हो F इंटू डेल्टा टी से इम्पल्स को, और दूसरा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी से डिफाइन कर सकते हो, एंड दिस डेल्टा पी इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। तो ये कैसे होता है एक बार देखें। तो देखिए पहली लाइन में लिखा है मैंने J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, दूसरी लाइन में F की जगह पे M इंटू ए रख दिया। F इज इक्वल टू M इंटू ए होता है ना न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू M इंटू ए, वेयर F इज फोर्स, M इज मास, A इज एक्सीलरेशन। तो सेकंड लाइन में मैंने F को M इंटू ए रख दिया है, थर्ड लाइन में A को डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी रख दिया है। A एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी से डिफाइन करते हैं, तो A की जगह पे डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी रख दिया थर्ड लाइन में। अब देखें थर्ड लाइन में डेल्टा टी न्यूमरेटर में भी आ रहा है और डेल्टा टी डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्थ लाइन में केवल बचता है J इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा वी। M इंटू डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा पी होगा, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो M इंटू वी इज मोमेंटम एंड M इंटू डेल्टा वी इज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो आपने देखा कि लास्टली यू हैव ऑब्टेन्ड J इज इक्वल टू डेल्टा पी, J इक्वल टू डेल्टा पी आपको मिल जाता है। तो F एक तो फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, और एक फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू डेल्टा पी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम F वर्सेस T ग्राफ। F और T के बीच में ग्राफ दे रखा है, ग्राफ किस किस के बीच में दे रखा है? F और T के बीच में। F मतलब फोर्स, T मतलब टाइम, तो x एक्सिस पे आपने टाइम ले रखा है, y एक्सिस पे आपने फोर्स ले रखी है, और इन दोनों के बीच में कोई ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया। इस ग्राफ की हेल्प से आप इम्पल्स मेजर करना चाहते हो तो आप मेजर कर सकते हो, इम्पल्स मेजर करना चाहते हो F और T ग्राफ की वजह से। तो F और T का ग्राफ कैसे बनेगा? इसका मतलब ये होगा कि किसी पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे f की कुछ वैल्यू है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे f की कुछ वैल्यू है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे f की कुछ वैल्यू है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे f की कुछ वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज़ को आपने मार्क कर लिया, उनको फ्री हैंड से मिला लिया, तो आपको f का ग्राफ मिल जाता है, ft में ग्राफ मिल जाता है कि हाउ डज f वेरी विद t। ठीक है, तो इट में भी कांस्टेंट फोर्स, इट में भी वेरिएबल फोर्स, दो तरीके की फोर्स हो सकती है। खैर कोई सी भी फोर्स हो, आपको इम्पल्स तो मिल ही जाएगा उससे। तो आपको इम्पल्स कैलकुलेट करना है, इम्पल्स होता है F इंटू टी के बराबर, तो इसका मतलब F और T का प्रोडक्ट लेना है। तो F और T का प्रोडक्ट लेने का मतलब ये हो गया कि आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा इस ग्राफ में। तो एरिया किस किस के बीच का कैलकुलेट करोगे? एरिया कैलकुलेट करोगे FT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का। तो जिस भी टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन में आप इम्पल्स, इम्पार्टेड इम्पल्स कैलकुलेट करना चाहते हो, उसी टाइम इंटरवल में आप ये एरिया कैलकुलेट कर लो। किस किस के बीच का एरिया? FT ग्राफ के बीच का और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, ये एरिया कैलकुलेट कर लो। दैट एरिया विल प्रोवाइड यू इम्पल्स इन दैट टाइम इंटरवल। नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा कंजर्व नहीं है। तो इस थ्योरम में क्या पढ़ना है फिर? इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता नहीं है, और आप बात ये कह रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है। तो इस थ्योरम में यही पढ़ना है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता कब है, एक कंडीशन है ये थ्योरम में, वो कंडीशन हमें समझनी है। लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 0 हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर। ओनली इन दैट कंडीशन लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, अदरवाइज लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जैसे कई सारे मासेस पार्टिकल्स हैं, उनके मासेस हैं m1, m2, m3 एटसेट्रा एटसेट्रा, और सबकी अपनी अलग अलग वेलोसिटी है। पहले पार्टिकल जिसका मास m1 था उसकी वेलोसिटी v1 है,
दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 था उसकी वेलोसिटी v2 है, तीसरा पार्टिकल जिसका मास m3 था उसकी वेलोसिटी v3 है। तो इनके सबके अपने अलग अलग लीनियर मोमेंटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले पार्टिकल का हो गया m1 इंटू v1, दूसरे पार्टिकल का हो गया m2 इंटू v2, तीसरे पार्टिकल का m3 v3, ऐसे सो ऑन, जितने भी पार्टिकल है सबका कैलकुलेट कर लो। अब टोटल लीनियर मोमेंटा क्या हो गया, इन सारों का सारों प्लस कर लो, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, इनको सबको प्लस करते जाओ, तो ये टोटल लीनियर मोमेंटा आ गया। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ये टोटल लीनियर मोमेंटा विल रिमेन कंजर्व्ड। तो दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर ए टू बॉडी सिस्टम यू कैन सिंप्लीफाई दिस थ्योरम। तो दो बॉडी सिस्टम, टू पार्टिकल थे किसी सिस्टम में, एक का मास m1 था, एक का मास m2 था। इनिशियली उस m1 वाले मास की u1 वेलोसिटी थी, m2 वाले मास की वेलोसिटी u2 थी, और बाद में कोई कोलिजन वगैरह होता है, कुछ होता है, और इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो m1 वाले मास की वेलोसिटी मान लीजिए v1 हो जाती है, m2 वाले मास की वेलोसिटी मान लीजिए v2 हो जाती है। तो इसमें भी अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगी है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के सब चेंज आया है, तो टोटल मोमेंटा तो कंजर्व रहना ही रहना है। तो इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, तो दोनों आपस में इक्वली होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले अलग दो पार्टिकल हैं तो दोनों का अलग अलग मोमेंटा कैलकुलेट कर लो। तो m1 u1 पहले पार्टिकल का हो गया, दूसरे पार्टिकल का m2 u2 हो गया, तो टोटल हो गया इनिशियल m1 u1 प्लस m2 u2। इसी तरीके से फाइनल वाले का कैलकुलेट कर लो, m1 v1 हो गया पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का m2 v2 हो गया, तो टोटल हो गया फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2। तो बोथ दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये टू बॉडी सिस्टम के लिए आपने कंजर्वेशन थ्योरम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। तो इट इज़ क्वाइट यूजफुल। वो गन और बुलेट वाला एक एग्जांपल होता है ना कि गन में कितना जर्क लगेगा, बुलेट अगर इस वेलोसिटी से फायर किया है तो इसमें गन में कितना जर्क लगेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आप इस थ्योरम को यूज़ करते हो, वही थ्योरम है ये। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस पेज का, लेमीज थ्योरम। तो लेमीज थ्योरम आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कई कॉन्करेंट फोर्सेस लगी, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस लगी हैं F1 F2 F3, तो उनकी वैल्यूज ऑब्टेन करने में आपको हेल्पफुल होती है। F1 F2 अगर दे रखी हो तो F3 कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेमीज थ्योरम। मतलब कोई सी 3 में से कोई 2 दे रखी हैं, एक तीसरी कैलकुलेट करनी है, तो आप लेमीज थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फोर्स में और उनके बीच में बनने वाले एंगल के बीच में रिलेशन आपको बताती है। 3 फोर्सेज हो गई, एक पार्टिकल पे लगने वाली F1 F2 F3। तो F1 के सामने वाला जो एंगल है, यानी कि F2 और F3 फोर्सेस के बीच में जो बनने वाला एंगल है, लेट इट बी अल्फा। F2 के सामने वाला जो एंगल है, यानी कि F1 और F3 के बीच फोर्सेस के बीच में बनने वाला एंगल बीटा, और F3 के सामने वाला एंगल यानी कि F1 और F2 के बीच में बनने वाला एंगल यानी कि गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा हो गए और F1 F2 F3 हो गए। तो लेमीज थ्योरम स्टेट्स दैट F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स, वो अपोजिट वाले एंगल जो मैंने बताए हैं, और F1 F2 F3 आर फोर्सेस। तो लेमीज थ्योरम इज क्वाइट यूजफुल टू कैलकुलेट इफ यू आर गिवन विद 2 फोर्सेस, तो तीसरी फोर्स आप इसकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हो। तो अब इसमें मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इस पेज में, वो क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। पेज नंबर 13 में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 14 के साथ कंटिन्यू करेंगे।